प्रणाम। जब हमको कहीं से अचानक से कोई लाभ हो जाता है, पैसे मिल जाते हैं, तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। वाह, क्या दिन फिर गए हमारे। लेकिन दोस्तों, हर बार ऐसा नहीं होता है और हर किसी के साथ भी ये नहीं होता है। यदि कोई प्रॉफिट कमाता है, किसी को प्रॉफिट में जाता है, तो कोई लॉस में भी जाता है, और ये प्रकृति का नियम है। डेवलपमेंट ऐसे ही होता आया है। आपने देखा होगा, हम अपने घर में भी जितनी भी कमाई होती है, एक अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, एक बजट बनाता है वो उसका, और उससे सबसे पहले प्रायोरिटी सिलेक्ट करता है कि उसको क्या इम्पोर्टेंट चीज़ लेनी है, एसेंशियल क्या है। खाना खाना तो सबसे पहला उसका काम है कि मिनिमम वो खाने की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। बच्चे हैं तो एजुकेशन का करता है। एक सडनली बीमारी आ गई तो बजट सडनली हमको डाइवर्ट करना पड़ता है, उसकी भी व्यवस्था हमको करनी पड़ती है। चाहे हम उधार लेते हैं, उधार भी लेना पड़ता है, कई बार हम बड़ी प्रॉब्लम में भी फंस जाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। आपने देखा होगा, है ना। बजट बनाता हर परिवार बनाता। गरीब आदमी को भी आप देखेंगे तो वो बोलेगा इतने पैसे आए थे, इतने इतने खर्च कर लिया मैंने। और उसी में से जो चतुर लोग होते हैं, 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 1 लाख चोरी छुपे अपने घर में रख भी लेते हैं। स्पेशली हमारी लेडीज बहुत समझदार हैं, इनकी बहुत तारीफ करनी चाहिए कि वो बहुत बड़ी फाइनेंशियल मैनेजर हैं। मैनेज करने में उनके पास हमेशा सोना छुपा हुआ मिलेगा, चोरी छुपे जाएंगी, वो हस्बैंड को पता नहीं होगा और सोने के ले आती हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा। ऐसे कर करके हमारी लेडीज ने बड़ी बुद्धिमानी की है। आज आप देख रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए, 2 लाख 2.5 लाख रुपए चांदी हो गई, 2.5 लाख के करीब, और करीब 1,70,75,000 रुपए तोला 10 ग्राम का सोना हो गया है। तो उनके लिए वो एक बहुत अच्छा बैंक बैलेंस है, वो जो हमारी लेडीज़ के लिए। स्पेशली जो इनके पास, जिनको बैंकिंग नहीं आती है, जॉब नहीं करते हैं, उनके पास और क्या साधन है। वो भी अपने एक सुरक्षा का कवच कह सकते हैं, सुरक्षा का इंतजाम करके रखते हैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है यही चीज़ हमारी सरकार भी करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो करती है क्योंकि उसको देश चलाना है, और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। वो अलग अलग, इतना बड़ा देश है, अलग अलग स्टेट है, कोई कमज़ोर है, कोई स्ट्रांग है, कोई ज़्यादा अर्निंग करता है, कोई कम है, तो उसको बैलेंसिंग करनी पड़ती है, अपलिफ्ट करना पड़ता है उसका, कमज़ोर वाले का, और उसका, ताकि वो एक लेवल पे आ जाएं, प्रोडक्शन करें और देश की जीडीपी में वो हेल्प करें। लेकिन शायद ये डेमोक्रेसी का एक फॉल्ट आ गया है, या नेताओं ने सोचना बंद कर दिया है, उनका दिल बहुत छोटा हो गया है, तो उन्होंने शॉर्टकट अपना ली है कि इलेक्शन आता है, हमें अपना जो मौका मिला है उसका फ़ायदा उठाओ, करो, चाहे लोन लेना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, कहीं से भी है। लोन नहीं होता तो हम भी लोन लेने जाते कई बार। मान लो हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाए या कोई अर्जेंसी आ जाती है, तो हम किसी से लोन लेते हैं, ऐसा नहीं होता नहीं लेते, लेते हैं। लेकिन उसकी धीरे धीरे उसका रीपे भी करने की सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं आगे का, उसको धीरे धीरे करके ब्याज समेत देते हैं, देना होता है। तो यही काम स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। लेकिन इस समय जो डेमोक्रेसी का मैंने बताया, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा घुन या कीड़ा जो कह सकते हैं, पावरफुल जो कीड़ा है, कि जैसे घर में आपने देखा होगा, दीमक यदि लग गया तो वो खत्म नहीं होता है। सेम हमारा इलेक्शन प्रोसेस जो हो गई है, उसमें दीमक लग चुका है, और उसके कारण अब उसको बचाने की जब कोशिश करते हैं तो कोई दवाई लाएगा, कोई कुछ करेगा, वो करेगा। तो इसी तरह के बहाने से हर स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अपने पैसे लेके मांगने के लिए खड़े हो जाती है यहाँ वहाँ, पर वो हर समय संभव होता नहीं है। कभी प्रोडक्शन हुआ, कभी नहीं हुआ। जीडीपी जो चलती है हमारी, प्रोडक्शन से, इंडस्ट्री के जो लेवल होता है, जितना प्रोडक्शन हम कर पाते हैं उससे चलती है, और वही हमारा एक डेवलपमेंट का क्राइटेरिया होता है, जिससे इंटरनेशनल भी हम लोन लेते हैं, बॉन्ड लेते हैं, गोल्ड खरीद के रखते हैं। हमारा रिजर्व बैंक इस मामले में बड़ा समझदारी से काम करता था, जो गोल्ड 8,880 टन सोना खरीद के रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए, और बिलियंस डॉलर के वो
पैसे भी रखता है, उसके 1.25 करोड़ डॉलर इकट्ठे रखे हुए थे। वो क्यों रखता है? जैसे आपने देखा अपने घर में भी हम इमरजेंसी होती है तो हम पैसा निकालते हैं, जो छुपा के रखा है, जब दबा के रखा है। सेम रिजर्व बैंक भी वही करता है कि जैसे ही अभी 3-4 महीने से वो हमारा डॉलर वीक हो रहा है, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं प्रोडक्शन में, तो पंपिंग किया ताकि डॉलर ऊपर ना जाए। ऊपर जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी, तो देश में अव्यवस्था हो जाएगी, में सामान महंगा हो जाएगा तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे हम। तो वो बैलेंसिंग के लिए रिजर्व बैंक ने किया, लेकिन उसका बैड लक ये रहा, वो समझ नहीं पाया इन नेताओं की, इनकी चालाकी। वो क्या हुआ, 1.25 करोड़ से जो हमारा रिजर्व था वो खाली होकर 56,000 करोड़ का बचा हुआ है, जो इमरजेंसी फंड जिसको हम कह सकते हैं। और सारे जो स्टेट हैं, जिनमें 12 स्टेट हैं, मैं नाम बताती हूँ आपको कौन कौन से स्टेट हैं जिनने लोन लिया है, वो है माइनस जिनका बजट चल रहा है। कर्नाटका का 93,000 है, तमिलनाडु का 51,000 करोड़ रुपए है, जो उनकी आय का, उनके स्टेट की आय का 50% है, कम है। और महाराष्ट्र का 8,500 करोड़ का डिफिशिएंट बजट है। अभी इलेक्शन हुआ, माला पहने थे, रसमलाई खा रहे थे, मजे से ढोल बजा रहे थे। उनके यहाँ लोन कितना है, 8,500 करोड़ का लोन है उनके ऊपर। एमपी का बता दूं, एमपी में भी 15,200 करोड़ रुपए का लोन है। सोचिए आप, कितना बड़ा लोन है। बंगाल के पास 7,500 करोड़ का लोन है। अभी इलेक्शन नहीं हुआ है, अभी भी बांटने की व्यवस्था शुरू हो रही है, प्लानिंग शुरू हो रही है उनकी भी। अभी इलेक्शन आने वाले हैं विधानसभा के। तो ये, और इसी तरह से ये जो पैसा आता है, ये लोग क्या करते हैं, सेंटर के पास जाते हैं उधार मांगने के लिए। सेंटर के पास भी जो 10.3 लाख करोड़ का डॉलर का जो वो था घाटे का बजट है अभी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उधार लेती है दूसरों से वो। और स्टेट गवर्नमेंट का ये जो लोन है 9.1 लाख करोड़ का घाटे का बजट है ये। अब ये क्यों है घाटे का बजट, ये बताऊं। ये स्टेट गवर्नमेंट अब क्या करती है, जो आय आती है या जीएसटी कलेक्शन से जो पैसा आता है, उससे रेवड़ी बांटती है। रेवड़ी क्या होती है, इलेक्शन आते हैं तो वोट लेना होता है, तो उसके लिए नोट चाहिए होते हैं, नोट बांटने पड़ते हैं। नोट जब आते हैं तो उसको चोट लगती है। चोट किसको लगती है, उनको भी लगती है, सेंटर को भी लगती है, और आखिरी में आपको भी लगेगी। वोट नोट चोट, मेरा ये कहने का आज का ये आपको समझाने का एक तरीका था कि ये लोग कैसे आपके साथ ना इंसाफी करते हैं, ना समझी में आप उनके ट्रैप में फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था अब 2-3 हज़ार रुपये मिल जाए तो हमारा कुछ उद्धार हो जाता है, और उससे कोई उद्धार होता नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो कोई दारू की दुकान चल रही है, उनमें बढ़िया जाते हैं लोग, ग्लैड होके और एंजॉय करते हैं 2-4-8 दिन, तो मजे करो, कल की कल से देखी जाएगी। ये उनका चलता है इस तरह से। कुल मिला के चुनाव में करीब करीब 8% जो खर्च है इनका चुनाव में चला जाता है, अपनी अर्निंग का। और चुनाव का टोटल खर्च मैंने बताया ये 1.6 लाख करोड़ रुपए का जो खर्च है, क्योंकि मिलिट्री लगानी पड़ती है, चुनाव आयोग लगते हैं, सुरक्षा होती है, बैलेट पेपर होते हैं, आदमी मूव करता है आने जाने में, और महीने भर प्रचार करते हैं, पेट्रोल होता है। इन सब का जो पैसा है वो कहाँ से आएगा, ये वो करते हैं। और इसके पहले अभी देखा बिहार में जो इलेक्शन हुए, वहाँ भी पैसे बांटे गए। ये सब जगह का है, सब स्टेट का है। वहाँ तमिलनाडु में भी आप देखेंगे कि स्टालिन का अपना चावल, फ्री चावल बांटना और ये करना। फ्री चावल कैसे होता है, जो किसान उगाता है उससे देखो दिन रात वो कीचड़ में घुस के धान लगाता है और उगाता है, और 1 रुपए किलो में आप चावल बांट देते हैं, जिसकी मशीन की मिलिंग का भी कॉस्ट नहीं निकलता है, वो फ्री में जाता है। और आदमी को आपने निकम्मा बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया, स्वार्थी बना दिया, इस तरह से लालची भी बना दिया। ये आज का मैं आपको ये बताना चाहती थी। अब इसके एग्जाम्पल में मैं आपको एक बात बताऊंगी, एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी कि ऐसा जर्मनी में क्या हुआ था। जर्मनी में भी
कुछ उनके 4-5 जो स्टेट हैं वो इसी तरह की माइनस में उनका जो बजट चल रहा था, तो उनने क्या किया, नोट छापा। नोट छापने के लिए मैं बताऊं आपको कि नोट आप कागज नहीं छाप सकते ऐसे। ये मैं कह दूं कि ये 1000 रुपया है तो आप इसको मान नहीं सकते हैं क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब हमारा रिजर्व बैंक लिख के देता है कि ये 1000 रुपये है, 500 रुपये है, 200 रुपये है, उसकी वैल्यू होती है। उसके बदले में वो सोना रखते हैं वहाँ पे, अपने वॉल्ट में रिजर्व रखते हैं, देन करेंसी छापते हैं। और इंडिया गवर्नमेंट को इस मामले में अप्रिशिएट करेंगे आप कि इंडिया गवर्नमेंट कभी भी विदाउट गोल्ड के करेंसी नहीं छापती है। इसीलिए इतने बड़े देश को हम चला रहे हैं और इसका दुष्परिणाम अमेरिका भुगत रहा है, जो डॉलर की वजह से ट्रम्प लोगों का जीना हराम किया है, टैरिफ लगा रहा है। जर्मनी का यही हुआ था, 4 इलेक्शन की कमियों को छुपाने के लिए, ताकि जर्मनी की ये बदनामी ना हो कि इतना डेवलप, वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला डेवलप इकोनॉमी वाला देश है, उसके ये हाल हैं। उसने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए जो उनका करेंसी छापा, उससे उनका मनी डिवेलवेट हुआ। दूसरा एग्जांपल मैं बताती हूँ अर्जेंटीना का। 2002 में अर्जेंटीना सरकार ने क्या किया, खूब सब्सिडी बांटी, इलेक्शन में खर्च किया और बॉन्ड इशू कर दिए, डॉलर से लाके दूसरे देशों से, जो होता है ना इंटरनेशनल बॉडी से, जब अपने रिश्तेदार लोग लोन नहीं देते तो हम दूसरों से लेने लगते हैं, हाई रेट पे देने लगते, तो वहां से ऐसा बॉन्ड उनने लाए। वहां से बॉन्ड का पैसा आपको रिटर्न करना पड़ता है 10 साल का, जो भी टाइम बताया हुआ है। इन्हें वही किया था, ऊंची दर पे वो लाए और उनका जब पेमेंट आ गया वो कर्ज देने का, तो वो 64% अपनी जीडीपी के कर्ज में चले गए और डिफॉल्ट कर गया। अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक को उनको सख्ती से निपटना पड़ा। और ये जैसे फिर जैसे पाकिस्तान के भी वही हाल है कि पाकिस्तान को तो खैर होता, अमेरिका का बच्चा है इसलिए वो भी बीच में देके उसको जिंदा रखता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत उनको होती है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की हरकत से सब वाकिफ है। तो ये है, उसको फ्री की रेवड़ी उसको भी मिल जाती है, रेवड़ी कह सकते हैं जिसको। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हम लोग नहीं करते हैं। हमारा जो बजट है डेफिशिएट हो गया है और इसको हमको बाकायदा देना पड़ता है। और पूरे वर्ल्ड, क्योंकि आपने देखा होगा रोड ब्रिज इतने सारे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, इनमें पैसा लगता है। वर्ल्ड बॉडी से हमारे भी जो गवर्नमेंट होती है लोन उठाई हुई है, जो 18,000 करोड़ का डॉलर का हमारे यहाँ डेफिशिएट बजट, इसमें 2026 में जो पूरा साल होगा उसमें होने वाला है ये। और ये फ्री में नहीं मिला है, ये हमको पटाना पड़ेगा इसका। तो अर्जेंटीना का मैंने बताया, जब उन्होंने इस तरह से डिफॉल्ट कर गए हैं तो वर्ल्ड बैंक ने सख्ती किया और उनको सर्वाइवल करना था। उनके 4 बार उनके राष्ट्रपति बदले हैं और देश में पूरी अफरा तफरी हो गई थी। यही हाल अभी वेनेजुएला का देखा होगा। वेनेजुएला ने भी, मादुरो ने 15 साल तक अपने सेकुलर बन के या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चलाने के लिए फ्री रेवड़ी बांटे। इसमें चाइना का भी हाथ है, चाइना ने उसको फ्री फंड के सामान भी दिया लालच देने के लिए, क्योंकि वो माइनिंग का वहाँ ठेके लेता था, वहाँ से उनके अगले 50 साल के उन्हें ठेके किया हुआ है, तो उसको खुश करने के लिए उनको फ्री देता था और वो फ्री मादुरो ने बांटे और लोग काम करना बंद हो गए, निकम्मे बंद हो गए, इकॉनमी डिफॉल्ट हो गई। तेल के कुएं में टेक्नोलॉजी नहीं होने से डेड के लगभग हो गए, प्रोडक्शन नहीं हुआ, अल्टीमेटली इकॉनमी हो गई और उन पे हावी हो गए, अंकल सैम हावी हो गए। ये उनका है। अब इसका उपाय क्या है? प्रॉब्लम तो है, ये तो समझ आ रही है, आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो, थोड़ा मुझे भी समझ में आता है, ज़्यादा तो मैं भी नहीं समझती हूँ, लेकिन ये बताती हूँ इसके लिए क्या है। एक डिजिटल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म होता है टैक्स के, उसको सख्ती कर लेनी चाहिए। उस पर 50 से 60% तक टैक्स लगा देनी चाहिए उनके। ज़्यादा जो कर्ज लेते हैं, जो उन पर टैक्स लगा दो, तो और सख्ती कर दो, उनके नियम उनके सख्त कर दो। और ये नियम लगा देना चाहिए कि 3 साल 5 साल जो भी होगा उसमें वो यदि वो डिफॉल्ट करते हैं, इसी तरह से माइनस बजट बनाते हैं, तो उनको किसी तरह की ऐड नहीं दी जाएगी। ये
इवन उनको लगा देना चाहिए कि ओपन मार्केट से भी, वो ऐसा ना हो कि यहाँ से लोन नहीं मिला तो वहाँ चले जाएं। ये ज़्यादातर रिजर्व बैंक से या गवर्नमेंट से लोन मांगते हैं। नेशनलाइज बैंक को खाली कर दिए हैं। आज बैंकों की बहुत खराब हालत है, डिफ़ॉल्ट होने की कोई पोजीशन है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। क्योंकि इन्हीं लोगों ने जो ले लेके रेवड़ी मार लिया, और कुछ तो लेके भागे भी हैं। आपको मालूम होगा, माल्या है और नीरव मोदी टाइप के लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा लेके यहाँ से भाग चुके हैं, और अल्टीमेटली बैंक खाली हो जाता है। बैंक के पास आपको देने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, खेती के लिए पैसा होता नहीं है, तो वो हाथ खड़े कर देती है। अल्टीमेटली लॉस किसका हुआ घूम के, ये बताने का मेरा मतलब था, आपका हुआ। तो अब इसके लिए आपको सतर्क होना चाहिए। इस तरह के, पहली चीज़ लालच में ना पड़े। दूसरा, इनके लिए सख्ती करना चाहिए, बिल्कुल इनको चुनाव के समय इनको जवाब देना चाहिए। और इस तरह के जो बंगला बनाने वाले, गाड़ी खरीदने वाले या प्लेन में घूमने वाले, विदेश घूमने वाले लोग हैं, उनको बाहर करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं करेंगे तो आप जर्मनी बनेगा, आपका वेनेजुएला भी बनेगा, और अर्जेंटीना का जो अभी मैंने स्टोरी आपको बताई ये भी बनेगी। और फिर आप क्या करेंगे, आप सोच लीजिए। वो तो छोटे छोटे देश हैं, वो किसी तरह से बचा लेंगे, हम कैसे बचाएंगे? हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, हमारा एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि जब आपको फ्री खाने को मिलने लगता है तो एक प्रॉब्लम और होती है, हमारी साइकी बदल जाती है। खा पी के हम ऐश करते हैं, पड़े रहते हैं घर में। क्या करना है, क्या नहीं करना है? आपको सब कुछ करना है। आपकी नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, अच्छा बनाना है, उनको संवारना है, उनको पढ़ाना है, और इसमें जिम्मेदारी आपकी है कि आप दुनिया के एक सभ्य नागरिक बने। ये इस कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।